आज कहानी में बात उस व्यक्तित्व की और उस व्यक्तित्व के सफर की जिसे समझे बिना हमारे देश की राजनीति का कैलेंडर अधूरा है। कहानी अमित शाह की। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है और मैं भी उसमें से एक कार्यकर्ता हूं। मेरे जीवन में से अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में अपने संगठन को पहुंचा रही है तो स्वाभाविक रूप से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। या तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांव को रहने देंगे। क्या है स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी? एसआईआर क्या है? मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है। चुनौतियों को रणनीति में बदलने वाले इस राजनीतिक शिल्पी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। कश्मीर से बंगाल तक, आतंकवाद से नक्सलवाद तक और संगठन से सत्ता तक, हर मोर्चे पर अमित शाह की छाया और छाप साफ दिखती। भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे व्यक्ति का जो मेरी विचारधारा का समर्थन करता है उसका स्वागत है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते। कि मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। पूर्ण बहुमत मिला या साथियों के साथ मिला, हमने एनडीए की ही सरकार चलाई। ये उस चमत्कार का आकार है जिसे भारतीय राजनीति का संसार अमित शाह के नाम से जानता है। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है। अमित शाह सियासत के एक ऐसे शिल्पी हैं जिसने चुनौतियों के पत्थरों को तराश कर असंभव को साकार कर दिया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। सियासत की कायनात आज 2 ही शब्दों पर थम गई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अमित शाह जी ये सब कर पाते हैं, उसका कारण ये है कि वह जिस काम में लगते हैं उसमें 100% अपनी ताकत लगाते हैं, उसमें रम जाते हैं और जितना गहरा उतरना चाहिए उतना गहरा उतर करके उसको
वो समझते हैं और फिर उसके बाद योजना बनाते हैं। किसी विषय को हाथ से छू दिया और कुछ बता दिया ऐसा नहीं, बल्कि वो उसके में पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और उस समझ के कारण उनके निर्णय सही होते हैं। भारत का राजनीतिक इतिहास चकित है और विपक्ष व्यथित, क्योंकि एक व्यक्ति के करिश्मे ने जनतंत्र की टकसाल में अपने अजेय होने का सिक्का उछाल दिया है। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सब कुछ बदल दिया है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। बड़े बड़े सूरमा उनकी चालों को समझते रह जाते हैं और अमित शाह चमत्कार का आख्यान रच देते हैं। मगर कैसे? पिछले एक दशक में अमित शाह ने भारत के नक्शे का सियासी रंग बदल दिया है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। बिहार में मिली जीत के बाद बंगाल में उन्होंने जीत का ऐलान कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी। देश में हर घुसपैठिए को बाहर करने का प्रण ले लिया है। कश्मीर ही नहीं, देश के हर कोने को सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। कोई जगह नहीं है देश में तब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। और दशकों से देश के लिए चुनौती रहे नक्सलवाद के अंत की तारीख तय कर दी है। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। विरोधी आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कस्में खा रहे हैं, आपस के सनातन भेद मिटा रहे हैं, लेकिन अमित शाह की रणनीतियों के खिलाफ ना कोई नेता टिक पा रहा, ना काम के खिलाफ कोई वादा और न रणनीति के खिलाफ कोई मुद्दा। ये आत्मविश्वास का कमाल है। अमित शाह असंभव को संभव करके सामने लाएंगे। कहानी में आज जानेंगे आखिर अमित शाह ने करोड़ों कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी से जोड़ा, कैसे बनाई बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सत्ता का विस्तार कैसे संभव हुआ, अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का अमित शाह के पास क्या प्लान है और देश से घुसपैठियों को गृह मंत्री कैसे बाहर निकालेंगे। सवाल अनगिनत हैं, लेकिन जवाब एक है, अमित शाह। इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है कि एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। 2014 के बाद से संगठन का हर सूत्र, हर समीकरण, हर रणनीति बीजेपी के अमित शाह तय करते हैं। पीएम मोदी के बाद अगर किसी ने राजनीति में जीत के आगे पूर्णविराम को खत्म करके दिखाया है तो वो है अमित शाह।
हमें पावर हंग्री कहा जा रहा है। मैं कभी नहीं छिपाता माननीय, और मैं कह देता हूं, मैं चाहता हूं कि हर चुनाव में मेरी पार्टी जीते, ऐसी मेरी मंशा भी है और हम प्रयास करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अमित शाह देश के गृह मंत्री बने और अमित शाह ने देश के गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली और इसके बाद उनके निर्णयों ने देश की राजनीति और सुरक्षा नीति की दिशा बदल दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन कानून या फिर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के कदम, अमित शाह के निर्णय हमेशा चर्चा में रहे। नक्सलवाद पर सख्ती हो या पूर्वोत्तर में शांति समझौते, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2019 की ये तस्वीर है। सबको इंतजार था कि प्रधानमंत्री के बाद कौन शपथ लेता है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राजनाथ सिंह उठे तो इंतजार अगली बारी तक खिसक गया और इसके बाद एक ऐसा नाम पुकारा गया जिसने सत्ता के सारे समीकरण बदल डाले थे। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 7 साल में अमित शाह ने जो कमाल किया है वो भविष्य में बनने वाले किसी भी गृह मंत्री के लिए पत्थर की लकीर बन गया है, जिससे बड़ी लकीर खींच पाना आसान नहीं होगा। भारतीय सेना के लिए कभी भी इन्होंने तैयारियां नहीं की। हमारे पास बंदूक छोड़िए, कारतूस छोड़िए, नमक, चीनी और माचिस भी उपलब्ध नहीं थी। हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। और कोई एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने जो कहा वो किया और उसके पीछे रही उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। दरअसल आज अमित शाह जो बोल रहे हैं उसके पीछे अमित शाह की 7 साल की प्लानिंग है, सुरक्षा बलों की साधना है। वरना एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलवाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हो रहे उग्रवाद से भी बड़ा खतरा है। लेकिन सरकार बदली और नक्सलवाद को लेकर सोच भी बदल गई। हम कगार पर है, वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से
पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। देश के पहले गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में रात गुजारी। देश के पहले गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनका लक्ष्य नक्सलवाद को काबू में रखना नहीं, खत्म करना है। कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जंगलों में छिपे जिन नक्सली नेताओं को सालों से अजेय माना जाता था, 2025 में या तो मारे गए या फिर हथियार डालने पर मजबूर हुए। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में वसव राजू मारा गया था। 2 करोड़ का इनाम था। हिडमा उर्फ माडवी हिडमा बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली था। इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। 18 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के मारेदुमिल्ली जंगलों में मारा गया। सुरक्षा बलों ने सटीक रणनीति, बेहतर खुफिया जानकारी और स्थानीय सहयोग के दम पर नक्सल इलाकों में पकड़ मजबूत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अलग अलग एनकाउंटर में सिर्फ 2025 में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए। हालत को देखते हैं तो ये होम मिनिस्टर अमित शाह को श्रेय जाता है कि नक्सलाइट प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। तो आजकल हमारी सरकार ने दोनों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया और डेवलपमेंट भी की, जिससे नक्सल प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। सरकार की पुनर्वास नीति और विकास कार्यों ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने नक्सल प्रभावित इलाके की तस्वीर बदल दी है। जो इलाके कभी डर की पहचान थे, वहां अब लोगों को उम्मीद नजर आने लगी है। आतंकवाद एक ऐसा जहर है जिसने दशकों तक भारत की आत्मा को घायल किया है। बम धमाकों की गूंज, गोलियों की आवाज और मासूमों की चीखें, ये सब कभी भारत की रोजमर्रा की सच्चाई हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में तस्वीर बदलती नजर आई है। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी। पहले पहलगाम और फिर दिल्ली बम धमाकों ने चुनौतियां जरूर पेश की, लेकिन सरकार का इरादा इससे आतंकवाद के खिलाफ और पक्का हुआ। गृह मंत्री बनने के बाद ही अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने की नीति, नियत और कार्रवाई तीनों स्तरों पर बदलाव किया है। सबसे पहले सुरक्षा बलों को खुली छूट और आधुनिक संसाधन दिए। खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया। एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया और ऑपरेशन अब रिएक्शन नहीं बल्कि प्री एम्प्टिव एक्शन पर आधारित होने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदमों ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत सिर्फ सहन नहीं करेगा बल्कि जवाब देगा, वो भी उसी भाषा में। अनुच्छेद 370, एसआईआर और बीएनएस ये सिर्फ नीतिगत फैसले नहीं थे अमित शाह के, ये भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ साबित हुए हैं। पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए
जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को हटाकर अमित शाह ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना दशकों तक सिर्फ भाषणों में होती थी। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकता। कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ना, वहां एक ही संविधान और एक ही कानून लागू करना, ये फैसला राजनीतिक साहस और स्पष्ट नेतृत्व का उदाहरण था। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है। और नए कानून बिल के जरिए औपनिवेशिक सोच से बाहर निकलकर भारत को आधुनिक न्याय प्रणाली की ओर ले जाया गया। पुराने कानूनों की जगह तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रीय व्यवस्था की नींव रखी गई। अमित शाह के इन फैसलों में एक बात समान है, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्पष्ट नीति और बिना समझौते का नेतृत्व। यही वजह है कि अमित शाह को सिर्फ एक गृह मंत्री नहीं बल्कि निर्णायक बदलाव का चेहरा माना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें चुनावी रणनीति का मास्टर माना जाता है। बूथ से लेकर पूरे भारत के नक्शे तक बीजेपी का विस्तार कैसे हुआ, कैसे करोड़ों कार्यकर्ता संगठन से जुड़े और कैसे हर राज्य में कमल का फॉर्मूला फिट बैठा। यह किसी संयोग की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग और मिशन मोड की कहानी। आज अमित शाह के पास विरोधियों के हर सवाल का जवाब है। विरोधी सोच रहे थे कि अमित शाह को बंगाल में कौन सुनता होगा, उड़ीसा में कौन सुन रहा होगा, असम में कौन सुन रहा होगा, कर्नाटक में कौन सुन रहा होगा। लेकिन लोगों ने न केवल उन्हें सुना बल्कि उनके कहने पर चुना। हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई। हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित कर दिया। आज लगभग हर राज्य में अमित शाह ने बीजेपी को पहुंचा दिया है। अमित शाह मौजूदा राजनीति के असाध्य पुरुष हो चुके हैं। उनकी चालें कोई भी नेता समझ नहीं पा रहा। उनकी घेरेबंदी का जवाब कोई भी पार्टी नहीं खोज पा रही। इस वक्त ऐसी स्थिति है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा, गोवा में प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, जबकि त्रिपुरा में गठबंधन के साथ मानिक शाह की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और नागालैंड में भी सरकार है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक सत्ता से दूर है। उनमें से एक है ममता बनर्जी का गढ़ यानी पश्चिम बंगाल। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी।
चुनाव की तारीख तो तय नहीं हुई, लेकिन बंगाल में घमासान छिड़ा है। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता के लिए 294 सीटों की ये लड़ाई सत्ता बचाने की लड़ाई है, तो बीजेपी के लिए इतिहास रचने का मौका। उसी बंगाल विजय के लिए अमित शाह ने लक्ष्य सेट कर दिया है। 3 दिनों के दौरे पर उन्होंने मिशन बंगाल का फॉर्मूला पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। से जमाने में जी रहे, मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई। अमित शाह विपक्ष पर हमलावर है, लेकिन बचपन में पूनम अमूमन शांत रहते थे। जी हाँ, पूनम। अमित शाह के दोस्त उन्हें किसी नाम से पुकारा करते थे, और उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। 22 अक्टूबर 1964 को गुजराती कारोबारी अनिल चंद्र शाह के घर अमित शाह का जन्म हुआ था। गुजरात के मानसा गांव में यही वो घर है जहां अमित शाह का बचपन भी था, और ये मानसा का वो स्कूल है जहां से अमित शाह ने 9वीं तक शिक्षा ली। पुराने दोस्तों के मित्रता नहीं, ये सभी को मैं जब मिलता हूँ तो पुराना दोस्तों को ही याद करता है कि वो और बार बार में जो नाम अलग अलग होते थे दोस्तों का, ये नाम से पुकारते कि वो मदा क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, ऐसा नाम से वो पुकार रहे थे। वो क्या कर पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि इसका बच्चे क्या करते हैं, इसका मदर फादर है कि नहीं है, पूरी जानकारी वो लेते हैं। अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद अमित शाह ने अपने पिता के कारोबार को संभाला। इसी बीच उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमाई और शेयर ब्रोकर के रूप में भी काम किया। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने कोल्हापुर के मसाला और ड्राई फ्रूट्स के थोक कारोबारी की बेटी सोनल शाह से शादी कर ली। सोनल बेन अमित शाह की वो ताकत है जो कभी कभी मंचों पर भी नजर आ जाती है। मुख्य गेट मधून आत येताना लहानपणीच्या माझ्या सर्व आठवणी दाटून आल्या। शहर बदलले, कॉलेज शिक्षण घेतले, महाराष्ट्रातून गुजरातला गेले, आता दिल्ली पण बघितली। 16 साल की उम्र में ही अमित शाह मानसा से अहमदाबाद चले गए थे, जहां उन्होंने संघ से रिश्ता जोड़ा था। उसके बाद एबीवीपी से जुड़ गए और फिर संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया। और महज 2 साल में ही अमित शाह को गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बना दिया गया। उन्नीस 1980 का दशक अमित शाह के लिए काफी मायने रखता है। यही वो दशक था जब अमित शाह ने अपनी धार्मिक और राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात संघ की शाखा में हुई। वो साल था 1980। कार्यक्रम था अहमदाबाद के कॉलेजियन युवाओं से बातचीत करने का। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं जहाँ रहता था वो वार्ड में आए थे, नानपुरा वार्ड में आए थे। बहुत कम युवा थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आरएसएस का काम, आरएसएस के बारे में, वो उद्देश्यों की पूर्ति से देश को किस प्रकार से बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई थी।
और अंत में बताया कि अगर आरएसएस को जानना है तो इनको सुनना चाहिए। तो आप लोग जितने हो सके उतने युवाओं को लेकर कार्यक्रम में आई। उस वक्त मैं आरएसएस का स्वयंसेवक बन चुका था, परंतु पहली बार संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया था। नरेंद्र मोदी को अमित शाह के सियासी कौशल की पहली झलक तब मिली थी जब 1987 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की रणनीति को परवान चढ़ाने में अमित शाह ने खूब पसीना बहाया था। गुजरात में जब भाजपा में नरेंद्र भाई की फेवर में जब माहौल नहीं था और यहाँ केशुभाई की सरकार थी, तब भी नरेंद्र भाई के साथ गुजरात में जो 4-5 लोगों ने शासक से बिना डरे संबंध बनाए रखे, उसमें से अमित भाई एक रहे हैं। मतलब उनके पुराने और गाढ़ साथी रहे कि नरेंद्र भाई के संकट के दिनों में भी अमित भाई ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है। ये वो वक्त था जब आडवाणी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और आडवाणी ने आरएसएस के स्वयंसेवकों को बीजेपी में शामिल करना शुरू कर दिया था। अमित शाह को पहला मौका मिला साल 1991 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त अमित शाह और नरेंद्र मोदी में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और अब दोनों के ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी का हाथ था। साल 1995 में जब बीजेपी ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई तो उसमें भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका थी। इसके बाद साल 1995 में शंकर सिंह वाघेला के साथ मतभेद की वजह से नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर गुजरात से बाहर दिल्ली भेज दिया गया और अमित शाह गुजरात में ही रहकर संगठन को मजबूत करते रहे। आज है कि नरेंद्र भाई की आदत थी कि यंग टैलेंट, जिसे हम कहते हैं कैच देम यंग, ऐसे यंग टैलेंट को वो आइडेंटिफाई करते थे और उनको भारतीय जनता पार्टी की मेन जो पॉलिटिकल वो है उसमें लाने की कोशिश करते थे। उसी मशक्कत के दौरान आई थिंक 91-92 के बाद अमित भाई जो थे उनका और नरेंद्र भाई का एक परिचय हुआ। अमित शाह ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा साल 1997 में, जब उन्हें सरखेट विधानसभा सीट से टिकट मिला। पहली बार उनको इतनी बड़ी विधानसभा की टिकट मिली थी तो उसमें अहमदाबाद शहर भी था और छोटे छोटे गांव भी थे। तो उन्होंने अहमदाबाद शहर के नगर पालिका और नगर पंचायतों, उनके जो चेयरमैन, उनको सबको, क्योंकि उस टाइम सब भाजपा में नहीं थे, उन सबको इकट्ठा करके रात 2-2 बजे तक सबको बुला के और प्रचार, इतना उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम पे पूरा ऐसा एक चैन बनाया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां कभी नहीं बढ़ी। अमित शाह अकेले ही नरेंद्र मोदी के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करते रहे और नतीजा ये हुआ कि साल 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के सीएम बने। इसके बाद साल 2002 में अमित शाह की मेहनत रंग लाई जब जीत के बाद उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। 2010 में अमित शाह गुजरात से दिल्ली आ गए। दिल्ली में बैठकर पार्टी नेताओं से संपर्क बनाने शुरू कर दिए और फिर साल आया 2014। दो 2014 में अमित शाह ने पार्टी महासचिव के तौर पर काम किया और उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश ने लोकसभा की 80 में से 73 सीटें डाल दी और बीजेपी अपने दम पर 282 सीटें जीतने में कामयाब हुई। पार्टी का छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता सबने इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए मान लीजिए एक प्रकार से ठान लिया था और इसके कारण सारा का सारा हमारा कैडर रोड पर था। हमने हर बूथों की रचना को जो पहले बनी हुई थी उसको भंग कर 76% बूथों की पुनर्रचना की और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं युवा को जोड़ने में, अन्य जातियों को जोड़ने में, ओबीसी को जोड़ने में और एक जन आंदोलन खड़ा करने में हमने सफलता पाई। नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन ये हर कोई समझ चुका था
कि सत्ता की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अमित शाह होने वाले हैं। हमारे देश की राजनीति में अक्सर नेताओं को भीड़ पसंद आती है, लेकिन अमित शाह को भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं। साइलेंट वर्कर यानी वो कार्यकर्ता जो चुपचाप बूथ को जीत लेता है, और शायद यही कारण है कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, एक मैनेज्ड मशीन दिखती, और इस मशीन के मास्टर इंजीनियर हैं अमित शाह। अमित शाह का सफर यह बताता है कि संगठन सिर्फ राजनीति से नहीं, विजन से खड़ा होता है। जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, इस देश की महान करने की प्रक्रिया में अपने आप जुड़ते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, इस देश के सुरक्षा के संकल्प के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, करोड़ों गरीबों के कल्याण के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। और जब हम भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनते हैं, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ भी हम अपने आप को जोड़ते हैं। जहां बीजेपी पहले से थी, वहां शाह ने संगठन को नई गति दी। नए आईटी सेल, डेटा सेल, बूथ कमेटियां, माइक्रो मैनेजमेंट और चुनाव पूर्व परिसीमन तक, ये सब एक ही लक्ष्य के तहत किया गया। इस लोकसभा का सम्मेलन, जिसमें मुझे लगता है कि ये सम्मेलन है या सभा है, वो मालूम ही नहीं पड़ता। इतनी विशाल संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे पन्ना प्रमुख भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। केरल की जनता को अपील करने आया हूं, एक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से, कि एक मौका नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को दे दीजिए, बीजेपी को दे दीजिए। अमित शाह ने अध्यक्ष रहते संगठन का 3 स्तरीय मॉडल बनाया। बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, मंडल समिति। इन तीनों को सक्रिय और हमेशा काम के लिए तैयार रहने का मॉडल शाह ने बताया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को मतदाता तक पहुंचने का सैनिक बताया। अमित शाह साफ कहते हैं कि चुनाव सिर्फ चुनाव के समय नहीं लड़े जाते, चुनाव हर दिन लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ, ताकत अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता है। मित्रों, उसके बगैर भाजपा कभी खड़ी नहीं। अमित शाह का सफर बताता है कि संगठन सिर्फ शाखाओं, दफ्तरों और बड़े बड़े कार्यक्रमों से नहीं खड़ा होता। संगठन खड़ा होता है विजन, अनुशासन और रणनीति से। शाह ने इन्हीं तीनों को मिलाकर बीजेपी को जमीनी पार्टी से राष्ट्रीय शक्ति में बदल दिया। में जब वो चुनाव के प्रबंधन को देखने के लिए गए 2019 में, तो बीजेपी का जो चुनाव कार्यालय था, देर हो गई, मीटिंग करते करते 1:30 या 2 बज गया रात का। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि अब वहाँ से उठेंगे, कहीं शहर में जाएंगे, ठहरेंगे। रात को वहीं सो गए और सब लोग भी वहीं सोए। मैं ये समझता हूँ कि अमित शाह जी ने कुछ चीज़ें अपने मन में सोचा हुआ है कि उसे पूरा करना है, संगठन के स्तर पर, विचार के स्तर पर और नीतियों के स्तर पर। गुजरात की राजनीति में उनका शुरुआती दौर ये साफ कर देता है कि वो सिर्फ नेता नहीं, एक माइक्रो मैनेजर है। बूथ कमजोर हो तो खुद वहां रात बिताना, कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानना और चुनाव अभियान को सिर्फ इवेंट नहीं बल्कि मिशन बनाना, ये शैली शाह की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक, मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। शाह का मॉडल है बूथ जीतो, चुनाव जीतो। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है। शाह ने हर विधानसभा, हर वार्ड, हर बूथ को युद्ध के मोर्चे की तरह तैयार किया। बीजेपी की बैठकों में उनका एक ही मंत्र होता है, कितनी भी बड़ी सभा कर लो, जीत
बूथ से ही मिलती है। यही सोच उन्हें लाखों कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे का केंद्र बनाती है। हर विधानसभा तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर वाहन पहुंचने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम सब उत्साहित हैं, चाव से भरे हुए हैं। आज बीजेपी के संगठन को देखकर जो अनुशासन, जो गति और जो ताकत महसूस होती है, उसकी जड़ में शाह का वो मॉडल है जिसमें कार्यकर्ता सबसे ऊपर है, ना कि नेता। पार्टी बहुत बड़ी होती है, 11 करोड़ सदस्य है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं मांगा जीवन में और हमसे भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। पिछले एक दशक में जीता कोई भी, दिखा कोई भी, लेकिन एक बात जो सनातन सत्य की तरह स्थापित हो चुकी है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जीत चाहे जहां हुई हो, विजय के सूत्रधार सिर्फ अमित शाह थे। उनके श्रेय में किसी की हिस्सेदारी नहीं। अमित शाह की कहानी में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।